तक वफाक की नुमाइंदगी वाला आज दहशतगर्दी की आखिरी निशानी बन गया। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पर भी तनकीद, इशू तलबात को मुल्क से जाने क्यों दिया गया। निहाल हाशमी के बयान से वफाकी हुकूमत ने इजहार लाताल्लुकी करके जान छुड़ाई। हुकूमत पंजाब का 100 अरब का किसान पैकेज क्या मुल्क की ज़रूरी ज़रूरियात और किसानों की मुश्किलात कम कर पाएगा? जिसकी भैंसवा है उसकी लठवा है। और रेटिंग की दौड़ ने कैसे बनाया जीवन साथी से जीवन हाथी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। साबिक गवर्नर इशरत लिबात को क्यों हटाया गया, वो क्यों दुबई भागे, क्या इसका ताल्लुक MQM की नए सिरे से तंजीम साजी से है, पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल के इल्ज़ामात से है? इसका मुअम्मा तो हल नहीं हो पाया, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी ने कुछ बयानात आज दिए कि इशरत लिबात की तब्दीली से दहशत की आखिरी निशानी को हटाया गया है। लेकिन फिर नून लीग ने उनके इस बयान से अपने आप को अलहदा कर दिया। तो हर तरफ से खामोशी क्यों है? इन सवालात के जवाब क्यों नहीं मिल रहे? गुज़िश्ता 5 बरसों से ज़राई तरक्की में मुसलसल कमी हो रही है और इसीलिए किसान भी मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने एक हल ढूंढ निकाला कि छोटे किसानों को सूद से पाक कर्जे दिए जाएंगे। शोबा ज़राअत पाकिस्तानी मईशत का धड़कता दिल है, लेकिन दिल के मरीज़ को सिर्फ वर्जिश और अच्छी खुराक हिदायत दी जाती है या अद्वियात भी फराहम किए जाते हैं? शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। तंजीम ने यहाँ पे डेरा डाला था। आज दहशत की आखिरी अलामत को मिटा दी गई और आज जमहूरियत की और आइन की सही अलामत यहाँ पे मौजूद है। पहले आमरीत के दौर के लोग थे, आज अल्ताफ हुसैन के दौर का खात्मा हो गया। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, जो डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कायरा साहब ने भी आज कहा, निहाल हाशमी साहब ने भी कहा, थोड़ा सा आप इस पर कुछ रिएक्शन रद्द अमल दे सकती हैं? कायरा साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इनको क्यों जाने दिया। ECL पे एक जर्नलिस्ट का नाम को डाल सकते हैं, लेकिन इसके जवाब में कहा होगा क्योंकि कायरा साहब के साथ आज मैंने काफ़ी वक्त गुजारा और मेरे सामने ही वो बीपर हुआ था। देखिए, पहली बात तो ये है कि निहाल हाशमी साहब जो हैं वो कोई आम आदमी नहीं है। सेनेटर होने के साथ साथ वो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इस तरह से तो बात नहीं करते। इतनी स्टॉक तो नहीं है। हाँ, इस तरह से वो ठीक है कि वो उनकी बातों में जब हम उनके साथ प्रोग्राम करते हैं तो बहुत कुछ होता है इधर उधर का जो कि किससे उसका ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन ये तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट शॉट खेले। बिल्कुल, बहुत सख्त बयान था। मैं समझती हूँ कि पहले मुशाहिदुल्लाह ख़ान, फिर परवेज़ रशीद, तो अगर पार्टी का इस बात से ताल्लुक़ नहीं है तो फिर इन दोनों की कैटेगरी में इन्हें खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन वैसे आपको क्या लगता है, क्योंकि निहाल हाशमी साहब ने जो कुछ कहा कि एक आखिरी निशानी थी दहशत की, वो अब हट गई है। 3 साल तक इन्होंने क्यों पाला उन्हें? अगर वो दहशतगर्दी की निशानी थी, क्या दबाव था, क्या वजह थी? और ख़ुद वज़ीर आज़म वहाँ के उनसे मिलते रहे, सब होता रहा, तो ये क्या वजह थी? ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और अगर ऐसा था तो क्या इन पे परवेज़ मुशर्रफ के वक्त का दबाव था जो उसे जाने दिया? ये मतलब अजीब सी बातें हैं और बातें तो सारी अजीब हैं। अगर गौर करें कि PSP जो है उनके सरबराह बोले, लेकिन जिसके कहने पे बोले थे तो साफ लगा कि किसी के कहने पे खामोश भी हुए। और वो किस कौन है? ये तो वही बताएंगे, क्योंकि एकदम से खामोश हो जाना बता रहा था कि खामोश किया गया है, तो यकीनन के फिर किसी के कहने पे बोले थे। और फिर उसके बाद अगर वफाक ये समझती थी जैसे कि आज निहाल हाशमी ने कहा, और फिर शायद निहाल हाशमी उस ब्रीफिंग को सही नहीं समझ सके या सही समझे और बाद में ख़्याल हुआ कि गलत हो गया, जैसे कि एक केस में और है कि गलत हो गया, 34-35 दिन हो गए उसे भी, तो 35-36 दिन हो गए तो फिर उसके बाद जो है वजाहत आई कि जी उनका ज़ाती बयान है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी या वो लोग जो आपके चैनल्स पे आते हैं वो ज़ाती बयान नहीं देते हैं। जी,
तो आपको लगता है कि ये कुछ वजह थी पीछे जो उन्होंने बयान दिया? बिल्कुल थी। एक क्लैरिटी, एक वजाहत थोड़ी सी उनकी तरफ से आई थी, वरना तो हर तरफ से खामोशी है, कोई ज़्यादा बोल नहीं रहा, सब ना बोलना चाहता है। हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि इतनी जल्दी, और देखें बात यह है कि बिल्कुल ये आईनी इख्तियारात हैं फेडरल गवर्नमेंट के कि उनका जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नर, और वो उसको बदल सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप पीपल्स पार्टी चेयरमैन के जो हैं 4 नुकात देखें तो उसमें जो है चारों को बहुत ही अहमियत हम देते हैं। उसमें बड़ी बात जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है दुनिया में उसे टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है, और सिर्फ पाकिस्तान में कराची, स्पेशली सिंध में भी, स्पेशली कराची और फाटा में जो है वो अगेंस्ट द टेररिज्म जो है कार्रवाई हो रही है। तो इस वक्त जो है वो आप अगर एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते, बता देते हम कौन सा अपना आदमी दे रहे थे, और मशावरत हो जाती। एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, वो पुराना वक्त नहीं है, इस वक्त बिल्कुल अलग सिचुएशन है। और कराची की तो बिल्कुल, तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन एक बादशाही दिमाग से काम लिया गया, और इस वक्त एक इंतहाई एनर्जेटिक गवर्नर की ज़रूरत थी। और वो लोग जो हमें कहते थे कि क़याम अली शाह को रखा हुआ है, हमने कभी जवाब में नहीं कहा कि सरताज अज़ीज़ को क्यों रखा हुआ है सेज के, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सियासी तजर्बा भी एक ज़रूरी है, और इसलिए हम ये चाह रहे थे कि क्योंकि हमें कोई उनकी शख्सियत से कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें उनकी शख्सियत से इख्तलाफ नहीं है, कोई ज़ाती भी कोई सियासी भी। और मैं तो ज़ाती तौर पर उनकी शफ़क़त का उस वक्त भी शिकार रही, शफ़क़त का उस वक्त भी मैं शिकार, गलत लफ्ज़ है, आई एम सॉरी, मुझ पे उनकी शफ़क़त रही जब मैं शिकार हुई थी नवाज़ शरीफ साहब का एज़ वज़ीर आज़म के। उन्होंने मुझे CIA सेंटर और जेल में रखा और झूठे मुकदमात बनाए। तो चीफ़ जस्टिस उस वक्त सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी थे, और उन्होंने ठीक है फ़ैसला तो नहीं लिया था, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने तमाम पुलिस ऑफिसर्स को और सबको बहुत उन्होंने एक और कह सकते हैं कि खींचा था। प्रेशर, अंडर प्रेशर यकीनन होंगे वो, क्योंकि वो फ़ैसला नहीं दे सके थे, और फिर मैंने खामखा 4.5 महीने जेल काटी थी। तो मैं समझती हूँ कि वो एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन और रिस्पेक्ट उनकी है, जैसे अब हर एक आदमी रिस्पेक्ट है। हम वाली सियासत करते ही नहीं जिसमें किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, लेकिन इस वक्त हकीकतन सिंध में एक एक्टिव और एनर्जेटिक गवर्नर की ज़रूरत थी। लेकिन बड़ा अफसोस है कि तो इनके इंतखाब की वजह आपको क्या नज़र आई है? एक तो फ़ैसला ऐसे हुआ है जैसे इशरतुल लिबास साहब जो हैं वो किसी ताकत कोई उनको उड़ा के ले जाने है, और आपने उस जगह किसी को बिठाना है, तो ये तो वक्त समझ आएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब को ज़रा सोच समझ के फ़ैसला लेना है। और आपको लगता है इशरतुल लिबास साहब को जाने दिया? ये तो अब हमें पूछना चाहिए निहाल हाशमी साहब से कि आपकी गवर्नमेंट को अगर इतना कंसर्न था तो खैर जाने तो देते, क्योंकि इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को भी नहीं रोका था। और लेकिन यह है कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी। या तो आप बताएं कि आप क्या हैं, हो सकता है आप कुछ और एक्शन लेते, तो जैसे आप लेकिन अगर आप एक्शन लेते तो इस तरह का भी एक्शन ले सकते थे कि सारा टेररिज्म का ज़िम्मेदार डॉक्टर आसिम नज़र आ रहे थे, पकड़ लिया था उन्हें। अगर इशरतुल लिबास के ऊपर इतने कंसर्न है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी को, तो फिर अच्छा 14 साल वो गवर्नर रहे, उन्होंने 3 दौर देखे, बल्कि मुशर्रफ के ज़माने के, आपके दौर के, पीपल्स पार्टी जब सेंटर में था, अब PMLN के। अगेन सवाल यही होता है ना कि उठता है कि अचानक से वो फिर क्यों नापसंदीदा रहे एज अ गवर्नर? जी, रवैया जो है उनके तब्दील किए जाने का, वो तो ये लगता है कि वफाकी गवर्नमेंट सख्त परेशान थी कि जल्दी से कोई मिले उसको बस बिठा दो। तो ये मुझे समझ नहीं आया, मैं हैरान हूँ इस पे, और सब हैरान हैं। और उसके बाद जो एक तबसरा हम सबसे सुनते हैं, जो
कहा जाए ज़बान ज़द-ए-आम है कि इन्हें इसी तरह के लोग चाहिए। ममनून हुसैन साहब जैसे शरीफ़ुन्नफ्स बोल लेने वाले, सरताज अज़ीज़ साहब जो कि मुशीर ख़ारजा हैं लेकिन उनके लब सी दिए गए हैं, वो कोई ख़ुद फ़ैसला नहीं ले सकते। इसी तरह गवर्नर साहब एक ज़ाहिर है उन्होंने हलफ उठा लिया, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ज़ाहिर है कि जिस तरह से वो एक एज नज़र आ रही है, बीमार भी थे, मैंने सुना है, कंफर्म नहीं है कि इससे पहले वो हॉस्पिटलाइज्ड भी थे। और उन्होंने बहुत सारे लोग हैं कराची में PMLN के। जी, उन्होंने ये भी कहा है कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर काम करेंगे, उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपको भी धमकियाँ मौसूल हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसको कुछ एड्रेस किया गया उस मसले को? जी हाँ, बिल्कुल, मेरी गवर्नमेंट ने बहुत संजीदगी से उसको देखा है। और खैर डरने वाली तो मैं नहीं हूँ लेकिन ये है कि जब आपने काफ़ी कुछ देख लिया, एहतियात भी ज़रूरी है। ये जान अल्लाह की हमें दी हुई है, अगर हमें एहतियात करनी होगी। और बस मेरा ईमान है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। और यकीनन जब मेरी लिखी है जिस तरह लिखी है वो ज़रूर होगी, लेकिन ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का शैला रज़ा साहिबा। लेकिन अब हम ब्रेक पे जाएंगे, के बाद हम देखेंगे कि हुकूमत पंजाब का कर्ज़ों का जो पैकेज है, जो स्कीम है, वो किस हद तक मौसर रहेगा और शोबा ज़राअत को किस हद तक रिवाइव करेगा। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब हुकूमत का गरीब किसानों को बिला सूद 100 अरब रुपए कर्जा देने के ऐलान का जहां खैर मकदम किया जा रहा है, वहीं इस स्कीम की शफाफियत और मनसूबाबंदी के हवाले से शकूक व शुबहात भी जन्म ले रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ज़राअत पाकिस्तान के ज़र मुबादला कमाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, लिहाजा अगर किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे में ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए छोटे काश्तकारों को बिला सूद कर्जे समेत स्मार्ट मोबाइल फोन और तरबियत साजी का ऐलान किया है। इस किसान कर्जा पैकेज में सूबे भर से 5 लाख किसानों के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब हुकूमत इस स्कीम में ऐसे किसानों को शामिल कर रही है जिनके पास 12.5 एकड़ अराजी तक जमीन है, लेकिन उनको सालाना 65,000 फी एकड़ के हिसाब से कर्जा दिया जाएगा, जिसको किसान सूबाई हुकूमत की जानिब से दिए गए स्मार्ट मोबाइल फोन से इजी पैसा के जरिए हासिल कर सकेंगे। इस सिलसिले में हर जिला की सतह पर महकमा ज़राअत के रजिस्ट्रेशन सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब का कहना है कि इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी जाएगी। सुनने को तो ये सब बड़ा भला मालूम होता है। लेकिन क्या खादमे आला इस स्कीम के जरिए मुल्क में बिगड़ती हुई ज़राअत की सूरत-ए-हाल पर काबू पा सकेंगे और किसानों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों के दौरान खाद और बीज की बढ़ती कीमतों और फसल की इमदादी कीमत में इजाफे के मुतालबात के तनाजुर में क्या ये स्कीम कारआमद होगी? क्योंकि इससे पहले भी किसानों की बेहतरी के लिए बहुत से पैकेजेस का ऐलान किया गया, लेकिन अमली जामा कभी नहीं पहनाया जा सका। आज से 2 साल पहले वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी किसानों के लिए 342 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। अगर ये स्कीम मतलूबा नताइज हासिल न कर पाई तो कहीं खादमे आला नादमे आला न बन जाएं। ये स्कीम किस हद तक मुअस्सर हो सकती है, ये हमारे कुछ जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक जावेद, जो वज़ीर ज़राअत हैं हुकूमत पंजाब के। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। थैंक यू। थोड़ी सी अगर आप बता सकते हैं कि अब जो किसान पैकेज जो है वो अब सर्द खाने में डल गया है ऐसा लगता है, और अब ये नई स्कीम आ रही है, तो इसकी फाइनेंसिंग, इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये शुक्रिया जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके मुतबर चैनल का कि आपने मुझे ऑन एयर लिया। आपके इस मुतबर चैनल के हवाले से मैं किसान भाइयों को इसकी अफादियत और इसका तरीक़ाकार वाज़े कर सकूँगा। सबसे पहले तो ये बताने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल ग्लट की वजह से और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हमारा फार्मर इस वक्त खुशहाल नहीं है। हम ये तस्लीम करते हैं कि इस वक्त फार्मर पूरी दुनिया में खुशहाल नहीं है। वो फार्मर थाईलैंड का हो,
वो फार्मर रहीम यार खान का हो, वो अटक का हो, वो मर्दान का हो, पेशावर का हो, या ईस्ट इंडिया अमृतसर का हो, जलंधर का हो, वो फार्मर आज खुशहाल नहीं है। तो उस फार्मर की हैंड होल्डिंग के लिए खादिम आला पंजाब ने ये 100 बिलियन का जो ई क्रेडिट स्कीम है, इंटरेस्ट फ्री है। ये इंटरेस्ट फ्री इसलिए है कि पंजाब हुकूमत खुद जो इंटरेस्ट है, सूद है, वो खुद पे करने जा रही है। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने यूरिया खाद की, फर्टिलाइज़र की बोरी जो कि 2200 रुपये में होती थी, आजकल 1300 रुपये में मिल रही है, और उस पर सब्सिडी फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट मिल के दे रही हैं। इसी तरह DAP की बोरी जो पहले 4000 रुपये से ज़ायद थी, अब वो 2500 में पूरे पाकिस्तान में मिल रही है। इसी तरह लेज़र लेवलर पे हम 4.5 लाख रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट इम्प्लीमेंट्स जो है उन पे 50% सब्सिडी दे रहे हैं। उसके बाद खादिम आला का, शहबाज शरीफ हुकूमत का ये प्रोजेक्ट है ई क्रेडिट लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन। इस पे सवालात इसलिए उठ रहे हैं कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में बल्कि बड़े सगीर की तारीख में कभी नहीं हुआ, नेवर एवर। जी, लेकिन डॉक्टर फरूख, इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी? इसकी फाइनेंसिंग ऐसे है जी कि हमारे नेशनल बैंक इसमें पार्टनर है मेजर, इसमें ज़राई तरक्याती बैंक ZTBL पार्टनर है, और उसके अलावा NRSP और माइक्रो फाइनेंस और तमीर बैंक जो है ये पार्टनर है। तो ये 100 बिलियन का लोन जो देने जा रहे हैं इंटरेस्ट फ्री, ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते शुरू हो रहा है। इसमें मोबाइल फ़ोन का आपने जिक्र किया है स्पेशली। एक तो बड़े सवालात उठ रहे हैं जी कि हमारी नई रूरल कम्युनिटी जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करना भी सीख लेगी या नहीं। मेरा खुद देहात से तल्लक है, देहाती इलाके से तल्लक है, तो मैं देखता हूँ कि एक खातून जो बिल्कुल अनपढ़ है वो चारा काटती है, मिस कॉल देती है, उसका खावंद साइकिल पे आ जाता है उसको लेने के लिए। ये मोबाइल तो ऑलरेडी डॉक्टर फारूक मजीद इस कर्जे की मजीद तफसील आपसे जानेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है चौधरी अनवर साहब, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आपका क्या ख्याल है, ये तारीख़ी इस कर्जे की स्कीम को कहा जा रहा है, इससे आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं? क्योंकि किसान ज़ाहिर है बहुत देर से एहतजाज कर रहे हैं और हमारा जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव, मनफी रहा है। इस वक्त मेरे ख्याल में वो जवाब नहीं दे पा रहे। मेरे से आप सवाल कर रहे हैं? सवाल किया जी, मुझसे सवाल किया जी, बिल्कुल। चौधरी अनवर साहब, आपसे सवाल है कि इस कर्जे की स्कीम से आपको लगता है कि बेहतरी आएगी, क्योंकि मुसलसल कई सालों से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है वो मनफी रही है? देखिए जी, ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है 100 अरब रुपए की, ये अभी किसी को मिला नहीं है। अगर ये कर्जा मिल जाए तो इससे बेहतरी जरूर आएगी, इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरी जरूर आएगी। दूसरा, डॉक्टर साहब ने यह फरमाया है कि खाद की बोरी 2300 से हमने सब्सिडी दी है, हमें सब्सिडी नहीं दी। पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई है, तो खाद की कीमतें भी कम हुई है। ये हुकूमत का हम पे जो एहसान है कि ये हमने इनसे, किसान इत्तेहाद ने 18 मई को धरना दे के, ये डॉक्टर साहब भी मीटिंग में बैठे थे, ये बावर कराया कि पूरी दुनिया यूरिया DAP की कीमतें कम हो गई है, ये पाकिस्तान में कम क्यों नहीं हुई? देखिए, पाकिस्तान में 3 एजेंसियां हैं, एंग्रो, सोना और फातिमा। ये तीनों के मालिकान ने किसानों को इस कदर लूटा कि अपनी सवारी के लिए सबने जहाज रखे हुए हैं, और मेरा बेचारा किसान जो एक बोरी खरीद के अपने खेत में डालता है, वो चाइना का मोटरसाइकिल भी किस्तों पे ले रहा है। लेकिन हम इसके बावजूद हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा ये मुतालबा मान लिया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अनवर साहब। डॉक्टर फारूक, यही उनका कहना है कि सब्सिडी दी नहीं गई, बल्कि किसानों का यही मुतालबा रहा है कि वो एग्रीकल्चरल इनपुट्स में सब्सिडी दी जाए, ये कर्ज़ों के बजाय। चौधरी साहब का मैं एहतराम करता हूँ, किसानों के बहुत बड़े लीडर हैं, ये इन्होंने एहतजाज करके ही हमारी तवज्जो इधर दिलाई है, तो इनकी कंट्रीब्यूशन है, मैं इनका एहतराम करता हूँ। एक जो पेट्रोलियम की कीमतों से खाद की कीमतों को जोड़ना, ये किसी हद तक तो सही है,
लेकिन ये सारा नहीं है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने यूरिया खाद पे 17% जो GST था उसको 0% किया है, 5% पे ले आए हैं। 17% से 5% पे GST यूरिया खाद पे था, वो उसको ले आए, इससे कीमत कम हुई है, 300 रुपया और डल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करा डॉक्टर फरूख। लेकिन अब हमें ब्रेक पे जाना, और ब्रेक के बाद हम जीवन हाथी पर बात करेंगे कि है क्या, पता चलेगा ब्रेक के बाद। जिसकी भैंसवा है उसकी लठवा है, जिसकी भैंसवा है उसकी लठवा है। सट्टे में बट्टे में नोटों में वोटों में मीडिया का भूत है, झूठ ही की लूट है, हाँ झूठ ही की लूट है, झूठ ही। ये तो थे ये जीवन हाथी का ट्रेलर। लेकिन इनके हिदायतकार से हम बात करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो किस तरह से देख रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस में कि ये क्या कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी, और बहुत सारी बातें हैं। मीनू कौर और फरजाद नबी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अभी तक क्या रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि कुछ जो नाक़दीन हैं, क्रिटिक्स हैं, उनको फ़िल्म बहुत पसंद नहीं आई जीवन हाथी। जी क्रिटिक्स जो हैं उनको कुछ हैं जिनको बहुत पसंद भी आई है, सो फिल्म मेकिंग इज़ वो हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल वाला ही होता है। देयर इज पॉजिटिव एंड देन देयर इज क्रिटिकल फीडबैक। हमें हफिंगटन पोस्ट से बहुत अच्छी रिव्यू मिली, एंड हिप इन पाकिस्तान एंड ऑल दीज अदर प्लेसेस हैव लव्ड द फिल्म। लेकिन फिल्म होती ही ऐसी चीज़ है, काफ़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है। कुछ लोगों को बहुत बेहद पसंद आती है, कुछ को लगता है नहीं, वो मज़ा नहीं आया। इसका जो आइडिया था, एक आप तंजिया सी फिल्म बनाई मीडिया पर। पाकिस्तान इंडिया में ऐसे ज़ाहिर बहुत सारे शोज़ होते हैं जो रेटिंग्स की दौड़ में लड़ाई झगड़ा भी करवाते हैं। सो ये आइडिया कहाँ से आपका आया, कहाँ से? ये अंबर हमारे आइडिया तो बहुत हमारे पास काफ़ी देर से हम इसके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि मीडिया की वर्ल्ड बहुत फैसिनेट करती है हमें। हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं जिस तरह कोई लेबॉरेटरी में कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करने वाली हो, और इनडायरेक्टली हमारा भी ताल्लुक़ है इसी दुनिया से। तो एक ख़्याल था कि कैसा रहे कि इस दुनिया में जो कि जिसके अपने डायनामिक्स हैं, अपनी रूल्स हैं, एक बहुत मासूम सा जोड़ा, प्यार करने वाला जोड़ा, वो इस दुनिया में एक तरह ट्रैप हो जाए और उनको ट्रैप किया जाए रेटिंग्स बढ़ाने की खातिर। तो ये एक बहुत हमारे ख्याल ने हमें बहुत इंस्पायर किया, और इधर से इसका जो है जिसको कहते हैं सीड रखा गया। आपके जो कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, जिनमें हिना दिलपजीर भी शामिल हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कशीदगी और सिनेमा, इस पे जो सारा मामला चल रहा है, इसमें नसीरुद्दीन शाह की जो एडिशन है वो इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, नसीर साहब तो यानी कि दिस फिल्म वाज शॉट 2 ईयर एंड हाफ अगो, जब हालात ये नहीं थे जो आप बता रही हैं, और बहुत जल्द सुनने में आया कि हालात वापस नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में बाकी सब ट्रेड तो हो रहा है, सीमेंट भी आ जा रहा है, सब्जियां भी आ जा रही हैं। तो फिल्म में ऐसी क्या खास बात है कि इस बेचारी को तो बिल्कुल माइंड नहीं करती। बहुत हमें अप्रिसिएशन आई नसीर साहब के रोल की, एंड हमें यही पॉजिटिव लग रहा है फ्यूचर के, इंशाल्लाह ये बेहतर से बेहतर सिचुएशन होती जाएगी। एंड आई थिंक नसीर साहब बहुत ज़्यादा सपोर्टर रहे हैं और पाकिस्तानी सिनेमा। शोएब मंसूर साहब की फिल्म खुदा के लिए में ये पहले सबसे फर्स्ट आए थे, एंड ही इज़ ऑलवेज उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है ये इमर्जिंग सिनेमा, उसके बारे में बहुत बातें करते हैं, उसके बारे में बहुत एक्साइटेड हैं। और जिस तरह एक्टर इन लॉ में ओमपुरी साहब सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी एक ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, एंड आई थिंक हमारी वी आर वेरी ग्रेटफुल कि ये हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट है। ठीक है, अब फरजाद और मीनू इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हिना दिलपजीर भी मौजूद हैं, जो थोड़ा सा अपना किरदार के बारे में बताएंगी। हिना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जो आपका कैरेक्टर है इस फिल्म में, उसके बारे में बता सकती हैं, क्या आपने एंजॉय किया इसको किरदार को अदा करने में?
जी, मैंने इस कैरेक्टर को जब किया तो मैंने वाकई बहुत एंजॉय किया। ये लिखा हुआ भी इतना ही अच्छा था जितना डायरेक्ट हुआ हुआ अच्छा है, इसलिए मुझे इसे करने में बहुत मजा आया। और इस हवाले से भी मुझे ये कैरेक्टर करना बहुत अच्छा लगा कि आजकल जो एंकरिंग है उसका ये अक्कास है कि नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम, जिनको मुझे करने में बहुत मजा आया कि मतलब किसी भी एक्सटेंट तक कोई जा सकता है अपनी चीज को हिट कराने के लिए। अच्छा, और कोई पैटर्न, कोई मॉडल था आपके जहन में, कोई ऐसे रियल लाइफ एंकर्स? कोई एक हो तो बताऊं? 2-3 नाम ले ले। नहीं, 2-3 नाम नहीं ले सकती, लेकिन ये बहुत सारे हैं, कभी मिलेंगी तो बताऊंगी। ठीक है। और जो पाकिस्तान इंडिया इस वक्त, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह भी ज़ाहिर है इस फिल्म में है, जो ये मसला चल रहा था, ये ज़ाहिर है एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये फिल्म इस वक्त रिलीज़ हुई, क्योंकि कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जो आर्टिस्ट हैं वो ये कल्चरल डिवाइड्स को ब्रिज करें। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा ख्याल से ये आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी ही होती है किसी भी मुल्क में, जो बेहतर ताल्लुकात और बेहतर फिजा, और क्योंकि हमारा काम ही ये होता है कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर माहौल दे सके, सोच सके, माहौल तो फिर बाद में बदलता है। ठीक है। फरजाद, जिंदा भाग जो थी उसको बहुत क्रिटिकल अक्लेम तो मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे इतनी कामयाब नहीं हुई थी। तो जीवन हाथी जो है, आप चाह रहे हैं, उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस पे भी कामयाब हो, जितनी क्रिटिकल अक्लेम मिले या नहीं मिले, तरजीह किसको देंगे? एक्चुअली जिंदा भाग जो थी वो अपने टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी उसने बिजनेस किया था। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में 25 स्क्रीनें थी, अब हम तकरीबन 80 स्क्रीन्स पर हैं। सो फॉर इट्स टाइम जिंदा भाग डिड रियली वेल, एंड वी आर होपिंग कि जीवन हाथी इज नॉट एज एम्बिशियस, बट वी आर होपिंग कि इसको भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिले। ऑल्सो क्योंकि दोनों जिंदा भाग और जीवन हाथी आर एक्सट्रीमली स्मॉल बजट फिल्म्स। जीवन हाथी तो बहुत ही छोटे बजट में बनी हुई है, तो एक्चुअली आई थिंक एज ऑफ नाउ वी आर ऑलरेडी made some profits for the producer. So I think that's अच्छा, already मुबारक हो। अच्छा, और एक जो माहौल है जो फिल्म पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का, sorry can you say that again? बल्कि मीनू और फरजाद नामालूम अफराद के जो डायरेक्टर हैं, जो फिल्म मेकर हैं, उन्होंने हाल ही में एक्टर इन लॉ फिल्म रिलीज़ की थी, जो एक तरह से वहाँ भी मीडिया पे तनकीद किया गया था, जैसे आपकी फिल्म में किया गया है। हाँ, सॉरी मैं आपका नहीं समझी आवाज़ जी। जो नामालूम अफराद जिन्होंने बनाई, उन्होंने जो एक्टर इन लॉ फिल्म उनकी रिलीज़ हुई है, वो भी मीडिया पर एक तरह से तनकीद थी, तंजिया फिल्म थी, कुछ उसके हिस्से ऐसे थे। मीनू, आपको लगता है कि जैसे इंडिया में बहुत एक सिमिलर जो है इस तरह से मीडिया इन्वायरमेंट है, माहौल है? जी बिल्कुल, आई थिंक ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, वैसे मेरे ख्याल में आवाज़ में कुछ सारी दुनिया में आई थिंक जहाँ मीडिया बहुत बड़ी है, जहाँ वो एक तो वहाँ ये माहौल ज़्यादा बड़ा है। आप अगर यूके में देखें तो उसमें जिस किस्म के शोज़ होते हैं, जेरेमी कायल शो वगैरह, जिसमें फैमिली के जो टेंशन्स होते हैं या जो झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के, बच्चों बाप के, उनको उन पे एक तरीके से वो शोज़ उनके अराउंड होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रेज करते हैं। सो आई थिंक इस तरह की सेंसेशनल मीडिया सारी दुनिया में है, इंडिया में भी है, और जहाँ मीडिया बड़ा है एज आई सेड वहाँ ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी फिल्म सिर्फ मीडिया पे तंज नहीं है, हमारी फिल्म किसी को विक्टिम और किसी को अग्रेसर नहीं बनाती, वो ऑडियंस को भी अपने अपने आप को देखने पे मजबूर करती है कि क्योंकि मीडिया चलता है क्योंकि लोग देखते हैं, उस पर यकीन करते हैं। तो ये गलत होगा कहना कि मीडिया बुरा है और ऑडियंस बिल्कुल विक्टिम है। हमारी फिल्म दोनों पे एक क्रिटिकल सवाल रेज करती है। फरजाद, आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं फिल्म मेकर बनने से पहले, तो जो पाकिस्तानी मीडिया है उस पर आपकी क्या राय रही है, जो देखते हैं हालात आजकल हैं?
देखें जी, मीडिया जो है उस एक प्राइवेट इंडस्ट्री है एंड ऑब्वियसली उसके बहुत से इंटरेस्ट भी हैं, तो उसके अंदर ये जो एक न्यूट्रल रहना, ऑब्जेक्टिव रहना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है और एड्स की, रेवेन्यूज़ के, स्पॉन्सर्स की एक रेस शुरू हो जाती है। एट द सेम टाइम जिस तरह मीनू कह रही थी कि मीडिया में जो लोग शामिल हैं, जो लोग इसमें काम करते हैं, उनको हम वन डायमेंशनली नहीं देख सकते, उनका कैरिकेचर नहीं बना सकते जब हम फिल्म की बात करते हैं। सो हमने भी इस फिल्म में यही कोशिश की। हिना दिल पजीर का इतना मुश्किल रोल था, फसी बारी खान ने लिखा कि एक गेम शो होस्टेस को डिसमिस करना एज अ कैरिकेचर बहुत आसान था, लेकिन एक इतना सटल रोल रखा जिसमें वो उनके दिल भी दुख रहा है, उनकी लाइफ भी क्रैश हो रही है और एक एट द सेम टाइम उन्होंने वापस अपना मकाम बनाना भी है। तो हिना ने ये मुश्किल रोल इंतहाई उम्दगी से अदा किया है। मैं कहूँगा, मेरा नहीं ख्याल कि मॉडर्न पाकिस्तानी सिनेमा में इतनी नफासत से किसी ने ऐसा रोल अदा किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का, फरजाद, मीनू और हिना साहिबा। लेकिन अब हम ब्रेक पे जाएंगे, बाद हम देखेंगे कि अमेरिका में कुछ एक इलेक्शन हुआ, काफ़ी ज़्यादा शोर भी मचा, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी सामने आई थी। पता चलेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ट्रंप की जीत ने जहां बहुत सौ को नाउमीद और दिल बर्दाश्ता किया, वहीं ऐसी तारीख भी रकम हुई जो हर अमरीकी के लिए काबिल फ़ख्र है। जानिए इस रिपोर्ट में। बहुत से लोगों के ख्याल में अमरीकी इंतखाबात में ट्रंप की जीत से दरअसल अमरीका में खौफ और तासुब की जीत हुई है। लेकिन अमरीका में 3 खवातीन ऐसी भी हैं जिनकी इंतखाबात में जीत ने एक नई तारीख रकम तो की ही, लेकिन साथ ही माशरे में उम्मीद की रोशनी को भी जिंदा रखा। कमला हैरिस इलेक्शन जीतकर अमरीका की तारीख की पहली भारत निर्यात सेनेटर मुंतखब हो गयी। कमला के वालिदैन का ताल्लुक जमैका और भारत से है। इस तरह कमला को अमेरिका की दूसरी सयाह फार्म सेनेटर होने का एजाज भी हासिल हुआ। टैमी डकवर्थ ने इलेक्शन जीतकर अमेरिका की पहली माजूर खातून सेनेटर होने का एजाज हासिल कर लिया। उन्होंने इससे पहले फौज में खिदमत अंजाम दी और एक ऑपरेशन के दौरान जहाज क्रैश में अपनी दोनों टांगे खो बैठी। टैमी डकवर्थ चीनी निजात अमरीकी हैं। ट्रंप का दीवार बनाकर लातीनी तारकीन वतन को अमेरिका में दाखिले से रोकने के दावे ने बहुत से लातीनियों की रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन इलेक्शन में अमेरिका की तारीख की पहली लातीनी सेनेटर के इंतखाब ने इस नाउमीदी के अंधेरों में थोड़ी सी रोशनी पैदा की। कैथरीन मास्टो ने अमेरिका की तारीख की पहली लातीनी खातून सेनेटर होने का एजाज हासिल किया। वो कैलिफोर्निया से बतौर सेनेटर मुंतखब हुई। न्यूज़वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है, मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन अगर आपने हमसे रब्ता करना हो, अपनी राय से हमें आगाह करना हो, तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है। मेरी तरफ से खुदाफिज। देखते रहिए डॉन न्यूज़, मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए।